is moving in a positive direction. Positive. If the equation Yes. is something like this, Negative direction. this is the wave is moving in negative direction. Negative direction. direction. Now, when I say that at t is equals to time, t is equals to t naught, इसका मतलब ये है कि मैं किसी एक फिक्स्ड टाइम पर सारे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ. Like if this is the wave, I am observing the particles at a fixed time. मैंने एक सेकेंड, लेट्स से मैं 1 o'clock को मैं सारे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ. सो आई हैव फिक्स्ड द टाइम नाउ. जिस टाइम पे मैं देख रही हूँ मैंने एक फिक्स कर दिया. फॉर एग्जांपल नाउ कितना टाइम हो रहा है, व्हाट इज द टाइम नाउ, इट्स 4:08. मैंने कहा कि मैं 4:10 को सारे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ. तो मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया एंड दैट टाइम आई एम सेइंग t is equals to t naught. So my equation becomes, if my wave is moving in positive direction, my equation becomes y of x comma t is equals to a sin of kx minus omega, और जिस टाइम पे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ t naught plus 5. This is what my equation becomes. Now this part is going to be constant now. ये पार्ट कांस्टेंट है क्योंकि मैं एक फिक्स्ड टाइम पे सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड दिस पार्ट इज कांस्टेंट. सो ये पूरा पार्ट इट विल बिकम कांस्टेंट. सो योर इक्वेशन बिकम्स y of x comma t is equals to a sin of kx minus some constant, because this is going to be constant, no? मैं एक फिक्स टाइम पे ऑब्जर्व कर रही हूँ तो ओमेगा इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट वैल्यू. एक फिक्स टाइम में बोल रही हूँ 4 बजे मैं देख रही हूँ तो दिस विल बी this t naught, this t will be a fixed value now, 4 o'clock plus 5, this is also in constant, so this whole part will be a constant. एक कोई नंबर आ जाएगा आंसर में. but this x is varying. 4 बजे मैं इस पार्टिकल को भी देख रही हूँ, इसको भी देख रही हूँ, इसको भी देख रही हूँ, इसको भी देख रही हूँ. so x is varying. here x I am not fixing कि मैं x fix कर रही हूँ. मैंने क्या बोला, मैं सारे पार्टिकल्स को देख रही हूँ तो I am my x can vary. x is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, whatever may be the x position. So all the particles I am observing at a fixed time, which is 4 o'clock. Here in general equation I am writing it as t naught. Hope you are understanding me क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. Are you clear? Yes. Yes. Okay. Yes. Now in the second case, what I am doing now, I am fixing the particle. मैं एक particle को fix कर रही हूँ कि ठीक है ये मेरा x naught particle है, इसी को मैं देखने वाली हूँ. सारे टाइम के लिए मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व करने वाली हूँ. I'm going to observe this. इसी को ऑब्जर्व करूंगी मैं. सो नाउ आई एम फिक्सिंग द पोजीशन और डिफरेंट टाइम के लिए, लाइक आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दिस पार्टिकल ओनली, दिस पर्टिकुलर पार्टिकल. सो एट x is equals to x naught, now what will happen, टाइम इज वेरिंग. मैं एक ही पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे देख रही हूँ. सो योर इक्वेशन बिकम्स y of x comma t is equals to a sin of kx naught minus omega t, बिकॉज अब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, प्लस 5. अब क्या क्या कांस्टेंट है, ये और ये, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं. सो y of x comma t is equals to a sin of kx naught plus 5 minus omega t. थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया. एंड दिस होल पार्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो y of x comma t is equals to a sin of constant minus omega t. होप यू क्लियर मैं क्या बोल रही हूँ. हमने 2 केसेस लिए. एक में मैंने क्या किया, टाइम को फिक्स किया, एक फिक्स टाइम पे मैंने सारे पार्टिकल्स का बिहेवियर देखा. तो माय x वाज वेरिंग बट टाइम वाज फिक्स्ड, सो दिस वैल्यू बिकेम फिक्स्ड. सेकंड केस में मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं ये एक सिंगल पार्टिकल को ही ऑब्जर्व कर रही हूँ बट अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व कर रही हूँ. सो नाउ आई फिक्स्ड द पोजीशन, आई फिक्स्ड द पार्टिकल्स पोजीशन एंड अलग अलग टाइम के लिए I am observing that particular part. So this and this part become constant. So that this is how your equation goes. Hope you are clear what I am trying to say. समझा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. समझा? अब इससे Yes. कंक्लूजन बोलने जा रही हूँ, जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ. आगे जाके आपको वो 12th में वापस आने वाला है. या तो आप ये काम करो, अगर आपको बिहेवियर देखना है कि जब वेव के अंदर, जब किसी पार्टिकल के अंदर एनर्जी एंटर करती है या वेव उस पार्टिकल के थ्रू जब प्रोपगेट करता है तो उस पार्टिकल का एक बिहेवियर है. पार्टिकल जो है वो ऊपर से नीचे ऑसिलेट करता है. अब 2 तरीका है, मैं 2 तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर सकती हूँ. पहला तरीका कि मैं एक ही टाइम पे
अलग अलग पार्टिकल्स का बिहेवियर देखो कि अलग अलग पार्टिकल कैसा बिहेव कर रहे हैं एक ही टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे। इस पार्टिकल का बिहेवियर देखो, इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, सारे पार्टिकल का बिहेवियर देखो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक ही पार्टिकल को मैं अपना सेंटर पॉइंट बनाऊं और उसका बिहेवियर मैं अलग अलग टाइम पर देखूं। सो दिस आर द टू वेज इन व्हिच आई कैन ऑब्जर्व माय ऑब्जर्वेशन। दो तरीका है मेरे को ऑब्जर्वेशन करने का, बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ लेकर एक ही टाइम पर ऑब्जर्व करूं, या एक पार्टिकल को फिक्स करके बहुत सारे टाइम पे उसका ऑब्जर्वेशन करूं। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं और अच्छे से समझाती हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेट अस कंसीडर, तुमको एक एज दिया है, आपको बोला है कि फ्रॉम एज 10 to 60 ये जो इतने एज के पीपल हैं इनको ऑब्जर्व करना है आपको। इनका 10 से 60 के बीच में जितने भी एज वाले आते हैं आपको उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, आप क्या करो, 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला, 13 वाले एज के बहुत सारे लोगों को लाओ टिल 60 और सेम टाइम पे सबका बिहेवियर ऑब्जर्व कर कर लिख लो कि 10 वाला कैसा बिहेव करता है, 11 वाला कैसा करता है, 12 वाला कैसा करता है, 13 वाला कैसा करता है। मीन्स पोजिशंस यू आर चेंजिंग, पॉइंट्स यू आर चेंजिंग और एक ही टाइम पे यू आर ऑब्जर्विंग ऑल। आपने बोला कि ठीक है 4 बजे मैं 10 एज वाले को भी बुलाऊंगा, 11 वाले को भी बुलाऊंगा, 12 वाले को भी बुलाऊंगा, 60 वाले को भी बुलाऊंगा। ये पूरे रेंज को मैं एक साथ बुलाकर सबका बिहेवियर मैं देखूंगा एक ही टाइम पे। या फिर आप ऐसा करो कि एक ही बंदे को बुलाओ जो 10 साल का है और उसका 11 साल पे बिहेवियर देखो, 12 साल पे बिहेवियर देखो, 13 साल पे बिहेवियर। मीन्स आपने पर्सन फिक्स कर दिया और उसको अलग अलग टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 11वें साल में वो कैसा बिहेव कर रहा है, 12वें साल में वो कैसा बिहेव कर रहा है, 13वें साल में वो कैसा बिहेव कर रहा है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, तो ma'am. ऑब्जर्वेशन करने का दो तरीका है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 10 साल का, हर 10 साल का बच्चे का बिहेवियर एक ही जैसा होता है। 11 साल के बच्चे का बिहेवियर ऑन एन एवरेज एक ही जैसा होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा कि एक ज्यादा टैलेंटेड है, एक कम टैलेंटेड है, बट ऑन एन एवरेज 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा या 60 साल का ओल्ड पर्सन का बिहेवियर ऑन एन एवरेज सेम ही होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इन टू वेज यू कैन ऑब्जर्व द योर एक्सपेरिमेंट। आइदर यू कैन टेक डिफरेंट पोजीशंस एंड यू कैन ऑब्जर्व देम एट द सेम टाइम। मेरे को अगर पूरा सारे पोजीशंस को लेके मैंने एक टाइम T0 पे सबको ऑब्जर्व कर लिया कि सबका बिहेवियर कैसा है, तो मुझे एक ओवरऑल कंक्लूजन मिल जाएगा कि ओके मुझे ऐसा कुछ वेव मिलने वाला है। या फिर मैं क्या करूं, एक फिक्स्ड टाइम ना लेकर एक फिक्स पर्सन को पकड़ू और उसको अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करूं, तो भी मुझे बिहेवियर पता चल जाएगा। क्योंकि इतने टाइम के बाद ये ऑसिलेट करके ऊपर जाने वाला है, फिर इतने टाइम के बाद वो वापस मीन पे आने वाला है। सो सेम बिहेवियर विल बी परफॉर्म्ड बाय एवरीवन। सो अगर इसी को मैं अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करूं तो आई एम फिक्सिंग दिस पोजीशन एंड ऑब्जर्विंग देम एट डिफरेंट टाइम। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? कुछ समझा व्हाट आई सेड? कुछ क्लियर हो रहा है? Yes. तो आप अपना ऑब्जर्वेशन इन दो वे में कर सकते हो। टाइम फिक्स कर दो और उसी टाइम पे सारे लोगों का बिहेवियर एक साथ देख लो, या फिर आप पर्सन फिक्स कर दो और उसको उसी पर्सन का डिफरेंट टाइम पे बिहेवियर देखो। सो दिस वन इज दैट केस जिसमें आपने एक x0 पोजीशन फिक्स कर दिया और अगर अलग अलग टाइम पे आप इसी x0 का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो और बताओगे कि ठीक है एट 1 जो 1 सेकंड वाले हैं, जो 2 सेकंड वाले हैं, ये सबका बिहेवियर इसी के जैसा होगा। जैसे ये 1 सेकंड पे बिहेव करता है वैसे ही 1 सेकंड वाला बिहेव करता है पार्टिकल, जैसे ये 2 सेकंड पे बिहेव करेगा वैसे ही 2 सेकंड वाला पार्टिकल बिहेव कर रहा होगा। सो यू आर फिक्सिंग द पर्सन एंड यू आर ऑब्जर्विंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, और यू कैन फिक्स द टाइम इंटरवल एंड ऑब्जर्व मेनी पीपल ऑल टुगेदर कि अलग अलग टाइम इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अलग अलग पार्टिकल का क्या बिहेवियर है। सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर 2 थिंग्स। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? कुछ समझा? Yes. So that is what we are going for the 2 case. Either we are fixing the time interval, उस एक टाइम इंटरवल पे इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, हर एक्स वाले पार्टिकल का मैं बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो आई एम फिक्सिंग द टाइम एंड आई एम ऑब्जर्विंग जो भी पार्टिकल मुझे उस टाइम पे देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि चलो 5 बजे मुझे एक पार्टिकल देखना है, 5 बजे मुझे पार्टिकल को देखना है, मैंने टाइम फिक्स कर दिया। तो 5 बजे पे कुछ पार्टिकल यहाँ है, कुछ पार्टिकल यहाँ है, सबका बिहेवियर अलग अलग होगा। तो मैंने टाइम फिक्स कर दिया और हर पार्टिकल को, हर एक्स के पार्टिकल को, हर एक्स पोजीशन के पार्टिकल को ऑब्जर्व किया। दूसरी बार में मैंने बोला कि अरे मेरे को हर पार्टिकल को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करती हूँ एक ही पार्टिकल को लेती हूँ, I'll take this particle
एंड आई विल वेरी माई टाइम कि हर एक सेकेंड में मेरा ये वाला पार्टिकल अकेला कैसा बिहेव कर रहा है. ओके, फाई 1 पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, फाई 2 पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, फाई 3 पे वो कैसा बिहेव कर रहा है. सो दैट इज व्हाट आई कैन डू. समझ में आ रहा है? समझा व्हाट आई सेड? अब एक्सपेरिमेंटली कुछ समझ में आ रहा है दिमाग में? मैंने ये जो एग्जांपल लिया उससे कुछ क्लिक हो रहा है? यस मैम. सेम टाइम पे सबका ऑब्जर्वेशन कर लूं या फिर अलग अलग टाइम पे एक ही पर्सन को लेकर अलग अलग टाइम पे उसको ऑब्जर्व करूं. ठीक है? सो दिस आर द टू वेज इन विच यू कैन observe something and write the equation. Clear? Clear everyone? Yes. Girls? Yes. एक ही लड़की है क्या पूरे ग्रुप में? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Fine. Yes, ma'am. So this was all about the mathematical expression of your wave. कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ लो. Otherwise I will go ahead with the speed of a transverse wave. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. मैथमेटिकल में कहीं पर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में वापस यूज आने वाला है. कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा है कि x इज इक्वल टू x नॉट क्यों लिया, t इज इक्वल टू t नॉट, ये दो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं समझा तो पूछो. एक में टाइम को फिक्स किया है, सारे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया है अलग अलग x के लिए, एक में x को फिक्स कर दिया है और अलग अलग टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन देखा है. दोनों का आपको बिहेवियर, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा क्योंकि ऑन एन एवरेज दोनों का मतलब एक ही है. वैल्यू पुट करके एग्जांपल दूं. सी वैल्यू पुट करके एग्जांपल इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा पहली बात अभी. दूसरी बात, अगर मैं डाल के भी वैल्यू करके भी दूं तो आपको नहीं समझेगा. इट सिंपली मींस अगर मैं वैल्यू पुट करके आप बोल रहे हो तो लेट्स गो अहेड. आई एम ऑब्जर्विंग, मैंने आपको t इज इक्वल टू t नॉट बोला, मैं बोल रही हूँ लेट्स ऑब्जर्व एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. Now t is equals to 4 सेकेंड पे I am observing my first particle x is equals to 1, तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगी. x is equals to 1 at t is equals to 4 सेकेंड. x is equals to 2 second position at t is equals to 4 सेकेंड. x is equals to 3 at t is equals to 4 सेकेंड. So इस तरीके से इन सारे पार्टिकल्स का बिहेवियर में 4 सेकेंड पे कितना होगा, 4th सेकेंड पे कितना होगा, इन सारे पार्टिकल्स का बिहेवियर आई कैन ऑब्जर्व. x इज इक्वल्स टू 1 के लिए एक अलग इक्वेशन बनेगा, वो बताएगा कि भाई उसका थीटा क्या है. x इज इक्वल्स टू 2 के लिए एट फिक्स्ड टाइम 4 सेकेंड मुझे पता चलेगा कि इसका थीटा क्या है. x इज इक्वल्स टू 3 के लिए एट दिस 4 सेकेंड उसका थीटा क्या है. इस तरीके से मुझे हर पार्टिकल का फेस पता चलेगा एट दिस पर्टिकुलर टाइम. कुछ समझ में आ रहा है बेटा सर? समझा? मिस हमें पता कैसे चलेगा कि पार्टिकल कितने पार्टिकल है क्या? नहीं पता कैसे चलेगा कि कितने पार्टिकल है? सी अब होता यह है कि दिस इज वेरी माइन्यूट लेवल पार्ट, इसलिए मैंने बोला कि दिस इज वेरी माइन्यूट कंडीशन. तो आप मोस्टली ये वाला प्रीफर ही नहीं करने जाते हो. यू डोंट गो फॉर दिस. x इज इक्वल टू 1 2 3 कितने पार्टिकल है आपको नहीं पता चलेगा. सो दैट इज व्हाट आई सेड कि इस ऐसा करने से अच्छा है व्हाट आई कैन सिंपली गो फॉर, आई टेक वन पार्टिकल व्हिच इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. मैं एक ग्राफ बना रही हूँ और मैंने बोला दिस इज माय सी. अगर आप दिस इज अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नाउ, ये अभी फिलहाल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है. ओके, अगर आप रियल लाइफ में ये एक्सप्लेनेशंस लगाने जाओगे तो देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन दे आर कंटिन्यूअस पार्ट. अभी आप उस एक लेवल पे जाके बात ही मत करो. उस लेवल पे आपको डिस्कस ही नहीं करना है कि मिस देयर आर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स को काउंट, या देयर आर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कौन से वाटर मॉलिक्यूल को फर्स्ट दू, सेकंड दू, थर्ड दू, फोर्थ दू, बिकॉज वेव इज सो फास्ट कि यू कैन नॉट काउंट ईच एंड एवरी पार्टिकल. सो दिस इज अ थियोरेटिकल वे कि ऐसा किया जाता है. ये थियोरेटिकल, ये आपके हाथ का काम नहीं है. आप खुद नहीं कर सकते कि आपको ये पानी का वेव चल रहा है तो पानी के वेव में आप फर्स्ट पार्टिकल ये है, सेकंड पार्टिकल ये है, थर्ड पार्टिकल ये है, फोर्थ पार्टिकल ये है, ऐसा ऑब्जर्व करने जाओ. आपको एक बात पता है कि हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है. एवरी पार्टिकल इज गोइंग टू ऑसिलेट. ओके, एंड योर वन ऑफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन. तो एट दिस पर्टिकुलर एक्सट्रीम पोजिशन अगर कोई पार्टिकल एक एक्सट्रीम पोजिशन पे रुका हुआ है तो आप बोलते हो कि ओके इसका बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं इतने टाइम के बाद मैंने एक वेव मैंने पास किया है, इतने टाइम के बाद मुझे इस पार्टिकल का बिहेवियर देखना है. सो आप उसको एक्सपेरिमेंटली नहीं कर पाओगे फिलहाल. दिस थिंग्स यू कैन नॉट डू एक्सपेरिमेंटली नाउ, नहीं कर सकते. ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट वे में मत सोचो फिलहाल कि मैम हाउ आई विल काउंट दैट पर्टिकुलर एक्सपोजिशन और हाउ आई विल काउंट दैट पर्टिकुलर टाइम t नॉट.
इतना आप नहीं कर सकते फिलहाल, यू कैन नॉट डू इट। अभी आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, अभी आपको सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ऐसा होता है, दिस हैपेंस, एंड दिस एक्सप्लेनेशन वेव एंड ऑल का एक्सप्लेनेशन, वैसे भी वेव एंड ऑल का इक्वेशन आप थोड़ी डिराइव करते हो, वो तो कंप्यूटर से करवाया जाता है। कितना वेव्स आया, वेव का क्या शेप है, वेव का क्या साइज है, ये आप नहीं करते, आप नहीं डिसाइड करते, आप सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो क्योंकि ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसा बिहेवियर होगा, दिस इज व्हाट यू डू। ठीक है, सो मैम कितने पार्टिकल्स है, दैट इज ऑल अबाउट, ये सब थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है फिलहाल, दिस इज एन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, डोंट कंपेयर इट विद मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल दिस पार्ट, बिकॉज आपका एक्सपेरिमेंट्स में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे वो कि दे विल से यू कि फॉर्म अ वेव and calculate the behavior of each and every particle. That is impossible, you cannot do it. So this is a theoretical explanation कि this is how your particle behaves, ऐसा behave करता है on an average आपका particle. Okay, next is like you can fix the particle, क्योंकि I'm talking about this particle, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, and I said that this particle is at the third position at x is equals to 3, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो x is equals to 3 you can put it here, एंड इसी पार्टिकल का आप अलग अलग टाइम पे एट 1 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, एट 4 सेकेंड यू कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर कि फर्स्ट सेकेंड पे उसका बिहेवियर कैसा है, सेकेंड पे कैसा है, थर्ड पे कैसा है, ऑन एन एवरेज जैसा ये अलग अलग टाइम पे बिहेव कर रहा है, हर पार्टिकल अपने पॉइंट पे ऐसा ही कुछ बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि एक सेकेंड के बाद वो ऊपर चला गया, दूसरे सेकेंड में अभी वो पीछे की तरफ आ रहा है, तीसरे सेकेंड में वो वापस नीचे की तरफ जा रहा है। So this all explanation at different time you are observing this x naught का behavior कि ये x naught अलग अलग टाइम पे कैसा बिहेव करता है, और जैसा ये बिहेव करता है वैसे ही इस पूरे वेव के सारे पार्टिकल्स बिहेव करते हैं, सेम बिहेवियर इसका जैसा। हो सकता है कि इनका टाइम वैरी करे, बट जैसा बिहेवियर इसका दिखेगा, जैसा ये बिहेव कर रहा है ऑन एन एवरेज बाकी सारे भी वैसा ही बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर भी ऑन एन एवरेज वैसा ही कुछ होगा। समझ में आया? उनका behavior we are observing, we are writing the wave equation, clear? So you cannot go it कि मैम एक पानी का wave लिया and I want to calculate the x position, I want to write the equation for it. No, you cannot do that, आप नहीं कर सकते ऐसा। But this is in general, as I said, this is in general equation. In general, your particle behaves like this when it oscillates or when the wave is formed. This gives you the general equation. कि जनरली वेव behave like this. आप ट्राई करोगे तो यू कैन नॉट फाइंड इट नाउ, अभी आप नहीं कर सकते। आप छोड़ो, टीवाई के स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में मास्टर्स कर रहे होते हैं उनको भी ये चीज नहीं करने दी जाती है, वो भी ये चीजें कंप्यूटर्स एंड ऑल यूज करके ही करते हैं। सो नॉट ओनली यू, इवन योर जो पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स दे कैन नॉट डू इट, दे डोंट डू इट। ओके, सो दिस इज द पार्ट। Now, see हम ये waves and all हम क्यों पढ़ रहे हैं? To increase the technology, that's all. हम wave का अभी, आपने wave का अभी W भी नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रही हूँ, आपने अभी wave को सिर्फ जानना शुरू किया है कि ऐसा कुछ wave होता है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। wave का अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता। wave is a very big, बोलते हैं ना फिजिक्स का एक इतना बड़ा पार्ट है कि फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेव एंड पार्टिकल ओनली। सो अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो अभी आप उसको पूरी तरीके से दिमाग में एनालाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, अभी नहीं कर सकते। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको मैं ऑन पेपर समझा सकूं कि व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, या जब मैं कोई कंडीशन ले रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, व्हाट डज वी डू। कि जब मैंने बोला कि मैं डायरेक्टली बोल सकती थी कि वी आर फिक्सिंग द टाइम एंड वी आर ऑब्जर्विंग द एक्सपेरिमेंट, बट मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट करने के दो तरीके होते हैं। आप जब आप एक बड़े एनालिटिक बनते हो, तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि इस तरीके से भी किया जा सकता है और दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। सो दिस आर द टू वेज ऑफ डूइंग द एक्सपेरिमेंट। कि अभी मैंने आपको ये वेव के एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। जब आपका पता किया जाता है, अभी जो कोविड का केसेस चल रहा है, हमको पता है कि अलग अलग एज के पीपल इसके लिए अलग अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक कैसे क्रिएट होता है? ये स्टैटिस्टिक इसी तरीके से क्रिएट होता है। आप हर एक एज के पर्सन को उसके स्टेजेस के साथ ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि ये एज का पर्सन ऐसा है, ये एज का पर्सन ऐसा है, ये एज का पर्सन ऐसा है, तो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग दैट थिंग
कि अलग अलग लोगों को देखकर उन पर्टिकुलर स्टेज पे ऑब्जर्व करो, या फिर दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, एक ही पर्सन को लेकर उसको अलग अलग एज पे ऑब्जर्व करो. सो दिस आर द टू वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट द बिहेवियर कि इन जनरल व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो यहाँ पर भी दैट इज व्हाट आई सेड कि ये जो मैंने दो कंडीशंस आपको दिखाए, इन जनरल एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते वेव को लेकर, पर ये दो तरीका होता है ऑब्जर्वेशन करने का कि मैं टाइम फिक्स करूं और बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ देख लूं और उनका बिहेवियर देखूं कि भाई इन जनरल सारे पार्टिकल कैसा वेव बनाने वाले हैं. अब यहाँ पे कुछ समझा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनो. यहाँ पे मैंने कहा एक पार्टिकल है, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल लूं, इफ आई टेक, ये आप 12th स्टैंडर्ड में वापस पढ़ोगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिफरेंट पार्टिकल, अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल लूं और उसका ऑसिलेशन ऑब्जर्व करूं, इफ आई ऑब्जर्व इट्स ऑसिलेशन, एक कोई पार्टिकल और उसका ऑसिलेशन ऑब्जर्व करूं और उसका ग्राफ बनाऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के, उसका ग्राफ भी साइनोसॉइडल ग्राफ होगा. इट विल बी अ साइनोसॉइडल ग्राफ. somewhere it will, if that particle is performing an SHM, simple harmonic motion. किसी ने मुझे पूछा था, Miss please sinusoidal don't graph ask this मतलब question, what is sinusoidal graph? Excuse me, who's this? आप नहीं थे लास्ट लेक्चर में? आप नहीं थे लास्ट लेक्चर में? कौन था ये? प्लीज नेम. मैंने आपको साइनोसॉइडल ग्राफ के बारे में शायद पहले ही पढ़ाया है या नहीं स्टूडेंट्स? हाँ मैम, आपने पढ़ा भाई है. नाम है अंश. Yes, yes. यस मैम. बोल रहा है कि साइनोसॉइडल ग्राफ मतलब क्या होता है? कौन है ये? कौन हो भाई? जरा अपने आप को अनम्यूट करो, आंसर करो. कौन हो आप? नया पर्सन. अब बोलो. अब बोलेगा ही नहीं वो पर्सन. बोलो भाई. Who's this जिसने पूछा साइनोसॉइडल ग्राफ मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में पता कर लूंगी कौन बोल रहा था. आपको लगता है आप नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, क्या होता है स्टूडेंट्स? साइनोसॉइडल ग्राफ क्या होता है? जरा बताओ, व्हाट इज साइनोसॉइडल ग्राफ? कोई एक बताओ जरा मुझे. फंक्शन ऑफ साइन है. Function of sine. मैंने बताया ना व्हाट इज साइनोसॉइडल ग्राफ. Yes. जो साइन के फंक्शंस को फॉलो करता है, दैट इज द साइनोसॉइडल ग्राफ. ओके. Yes. सो अगर मैं इस पार्टिकल का ऑसिलेशन लूं, इफ आई टेक द ऑसिलेशन ऑफ दिस पार्टिकल, अगर मैं इस पार्टिकल का ऑसिलेशन लूं और ये पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज SHM. अगर आप इस पार्टिकल का इन जनरल ग्राफ बनाओ तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ये जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसका पूरा ग्राफ भी ऐसे ही आता है. यहाँ पे आप अलग अलग पार्टिकल्स लेके बात कर रहे हो ना. Here there is another particle, here there is another particle, here there is another particle. If I take the single particle and if I observe its oscillation, what you will find कि उसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, इसके मूवमेंट का, अगर आप एक सिंगल पार्टिकल के मूवमेंट का अगर आप ग्राफ बनाते हो, आपको साइन वेव मिलता है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे हम अलग अलग पार्टिकल लेकर ग्राफ बना रहे हैं, और या फिर एक सिंगल पार्टिकल लेकर ग्राफ बनाए अलग अलग टाइम के लिए, तो आपको दोनों का ग्राफ सेम मिलता है. सो या तो आप टाइम फिक्स करो, यहाँ पर मैंने टाइम फिक्स किया है at t is equals to t naught, और अलग अलग पार्टिकल को लेकर उनका बिहेवियर देखकर ग्राफ बनाया है. या फिर मैं क्या करूं, एक पार्टिकल फिक्स कर दूं और अलग अलग टाइम के लिए उसका ऑब्जर्वेशन करूं और मैं देखूं एक बार पार्टिकल सी हाउ इट गोस. जरा आप देख ही लो व्हाट डज इट मीन. लेट्स से योर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इन SHM. यहां से शुरू किया मीन पोजीशन से, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द मीन. ये पार्टिकल जब ऊपर की तरफ गया, ऑसिलेशन कैसा होता है? टू एंड फ्रो ना. ये यहाँ से यहाँ गया, ये वापस मीन पे आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस मीन पे आया, फिर यहाँ गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. इसी को ऑसिलेशन बोलते हैं. Yes. नाउ लेट अस सी, आपका पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया, इट गोज अप 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 अप, गया ऊपर, यहाँ तक पहुंच गया, एक्सट्रीम तक पहुंच गया. दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या दिस इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अब यहाँ से वो वापस नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आया, आया आया आया, वापस मीन पे आ गया. अब मीन से वो दूसरे साइड में जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा. यहाँ पर आया पार्टिकल, यहाँ तक गया, अब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, अब वापस से वो पीछे की तरफ जाएगा. अगेन इट इज गोइंग टू द बैक पोजीशन, गया गया एंड अगेन इट इज मीन.
सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, और मैं उसको अगर अलग अलग टाइम पे देखूं, t is equals to 1 है, t is equals to 2 है, t is equals to 3 है, t is equals to 4, so I am observing कि t is equals to 1 पे, t is equals to 2 पे, t is equals to 3 पे, t is equals to 4 पे. So this is what the graph I am getting of an oscillation. So दो तरीके हैं, या तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और एक टाइम फिक्स किया मैंने और सारे पार्टिकल का बिहेवियर देखकर एक ग्राफ बना दिया. एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है. ये सबसे एक्सट्रीम पोजीशन वाला पार्टिकल है जो अपने उसी टाइम पर सबसे एक्सट्रीम पर बैठा है. ये पार्टिकल है उससे थोड़ा पीछे आ गया है, ये पार्टिकल और थोड़ा पीछे आ गया है, ये पार्टिकल और मीन पे आ चुका है. सो इन दिस वे आई एम गेटिंग दिस ग्राफ. जब मैं टाइम फिक्स करके अलग अलग पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, एक ही पर्सन को लेकर उसको अलग अलग टाइम पे ऑसिलेट करवाया और उसका ग्राफ बनाया. सो दिस इज द टू वे इन व्हिच यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. एंड दोनों साइनोसाइडल फंक्शन है, दोनों x, दोनों के दोनों. अब मैंने यहाँ पे इसमें मैंने x0 फिक्स कर दिया है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू की मैं बट अलग अलग टाइम. सो दिस इज हाउ द इक्वेशन गोस फॉर दिस टू पर्टिकुलर कंडीशन कि मैं या तो पार्टिकल फिक्स करूं और उसको अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करूं, दिस मींस दिस वन इक्वेशन, या तो मैं टाइम फिक्स करूं और उसी टाइम पे अलग अलग पार्टिकल का बिहेवियर देखूं. बोथ ऑफ देम गिव मी ऑन एन एवरेज द सेम आंसर. दोनों के दोनों मुझे सेम आंसर देखते हैं. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? कुछ समझा मैं क्या बोली? Yes. थोड़ा सा हायर लेवल की चीजें हैं. सी इतनी जल्दी ना 12th वालों को समझती है ना तुमको समझेंगे. ये मैं खुद स्ट्रेट बोल रही हूँ. आपको इस समझने के थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. बट दैट इज व्हाट आई सेड कि फिजिक्स यहाँ से शुरू होता है. दिस इज व्हाट इज फिजिक्स. अभी तक आपने जो पढ़ा वो थियोरेटिकल था, वो पूरा जो एक्सप्लेनेशन था इट वाज थियोरी कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसा बिहेव करता है. बट दिस इज वेयर व्हेन फिजिक्स मीट्स विद द मैथ्स, जब फिजिक्स और जब आपका जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जब वो मैथमेटिक्स का हेल्प लेना चालू करता है, दैट इज रियल फिजिक्स. दैट इज व्हाट आई कैन से. दिस ऑल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. अगर आपने मेरा कोई लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने बोला होगा कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज फॉर फिजिक्स. फिजिक्स जो है वो इंग्लिश के टर्म्स के साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में बात करता है. दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अब जो साइन थीटा पढ़ते हो, कॉस थीटा पढ़ते हो, टेन थीटा पढ़ते हो, ये सारी चीजों का एप्लीकेशन है फिजिक्स. सो दिस इज हाउ योर फिजिक्स गोस. अगर आपको मैथ्स आता है, आपको पता है कि साइन फंक्शन क्या है, तो आप उसको फिजिक्स में अप्लाई करते हो. वो एप्लीकेशन हर किसी को नहीं आता. दैट इज ऑलवेज ट्रू. So that is what I am saying कि even this statistic, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, this is also mathematics. कि अगर आपको एक ग्राफ बनाना है 10 से, लेट्स से बहुत बड़ा नंबर मैंने ले लिया, 10 से 20 के एज वाले लोगों का आपको ग्राफ बनाना है. 10 साल का बच्चा कैसा बिहेव करता है, 11 साल का कैसा, 12 साल का कैसा. तो आप दो तरीके से कर सकते हो. या तो आप 10 से 20 तक के सारे बच्चों को ले लो और एक ही टाइम पे उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करके अपना एक्सपेरिमेंट लिख दो. या फिर आप एक ही बच्चे को अपने पास रखो, उसको 10 साल पे देखो, 11 साल पे देखो, 12 साल पे देखो, 13 साल पे देखो, 20 साल पे देखो, अलग अलग टाइम पे उसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन देखो. तो ये दो तरीके होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के. सेम ये वेव्स भी इसी तरीके से एग्जामिन किए जाते हैं. सेम टाइम पे बहुत सारे पार्टिकल्स को देख लो और उनका ग्राफ बना दो कि भाई ये ग्राफ मिलने वाला है. या एक पार्टिकल को पकड़ लो, एक सिंगल पार्टिकल को पकड़ लो और उसको अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करो. ऑन एन एवरेज आपको यही सेम ग्राफ देखने के लिए मिलेगा. सो दिस इज हाउ यू गो. फर्स्ट you fix the time and observe it for each and every particle. In second, you fix the particle and observe it for different time interval and you get the graph. But on an average, you will get the same graph for both the conditions. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? Are you understanding? स्पेशल केसेस होंगे वो अलग बात है. अगर आप कोई स्पेशल केस लेके चल रहे हो कि मिस अगर वहां पे भूकंप आ गया तो पार्टिकल अलग बिहेव करेगा. सो दोज आर स्पेशल केसेस कि भाई वहां पे कुछ अलग कंडीशन आई है क्या, वो पूरी स्पेशल केसेस में आ जाता है. फिर इवन योर दिस चाइल्ड जिसको आपने लेकर एक्सपेरिमेंट किया है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा हमेशा ही, जरूरी नहीं कि 10 साल के जैसा 11 साल, हो सकता है 12वें साल में वो बीमार हो जाए. बट नॉर्मली 12 साल के बच्चे बीमार नहीं पड़ते. दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सो दिस एक्सपेरिमेंट कैन वेरी. वो चीज तो चेंजेस हो ही सकता है. बट ऑन एन एवरेज कैसा बिहेवियर चल रहा है, जनरली कैसा बिहेवियर चलता है, दैट इज व्हाट वी डू द एक्सपेरिमेंट. एक आग ऊपर नीचे के केसेस तो होते ही है ना. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग में क्या समझा रही हूँ. समझा ये दो एक्सपेरिमेंट? Yes, ma'am. Yes, समझा. Yes. Yes. सो
Now if you have any doubt in mathematical expression, एक बार जरा go through कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव से कंटिन्यू करते हैं. एक बार रीड कर लो, देख लो कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू. साइनोसॉइडल, जिसने भी पूछा था, साइनोसॉइडल का मतलब होता है कि वो वेव्स होते हैं जो साइन फंक्शन के हेल्प से बनाए जाते हैं, जो साइन फंक्शन को फॉलो करते हैं. साइन फंक्शन का मतलब होता है कि 0 से 0 स्टार्ट होने वाला फंक्शन. साइन ऑफ 0 इज 0. तो जब कोई भी वेव साइन ऑफ 0 0 से 0 स्टार्ट होता है और वो वापस अपने आप को रिपीट करता है बार बार, सो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे ग्राफ्स को हम बोलते हैं कि ओके इट इज फॉलोइंग अ साइन फंक्शन. सो ऐसे वेव्स को हम साइनोसॉइडल वेव्स या साइनोसॉइडल फॉर्मिंग वेव बोलते हैं. किसी को कोई डाउट नहीं है? सारा मैथमेटिकल समझा है, सब कुछ समझा है उसमें? एंगुलर वेव नंबर, क्योंकि मैं पूछूंगी तो फिर आपको नहीं आएगा तो आप पूरा मैथमेटिकल 20 बार लिखोगे. तो प्लीज अगर कुछ है तो पूछ लो पहले ही. Angular wave number, what is omega, what is t, what is phi, what is phase constant, what is phase, what does that negative sign represent, what does that positive sign represent, what does that small a represent, why I am writing sign function in between, what does this k into x represent, that is final angular displacement, what is omega into t, it is again an angular displacement. Angular displacement minus angular displacement is again giving you an angular displacement only. Y of x comma t, it simply means कि y आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है, x पे और टाइम पे. किस पार्टिकल को आप किस टाइम पे देख रहे हो वो बताएगा कि आपका y का वैल्यू क्या होगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए. At what point, at what position you're observing the y and at what time you're observing the y. ये दो चीजें बताएंगी कि वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया है. आई हैव गिवन यू दैट एक्सप्लेनेशन इन द बुक. एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक बार शॉर्ट में बताएं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या था? आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ओनली. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब जैसे कि व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सेम एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. दैट्स ऑल. इट सिंपली मींस दैट मच, और कुछ नहीं है. जो अपने आप वेलोसिटी डिफाइन किया है वही एंगुलर वेलोसिटी होती है. हाँ मैम, वो फेज कांस्टेंट का आपने कल बताया था ना, वो बताना है क्या? फेज कांस्टेंट का मतलब है कि इनिशियली आपके पास कितना एंगल रहा है पहले से. आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, हो सकता है आप ऐसा पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहे हो जो उसके पास जिसने ऑलरेडी पीछे 30 डिग्री कवर किया है, तो आपको वो अपने एक्सपेरिमेंट अपने जनरल इक्वेशन में दिखाना पड़ता है कि ऑलरेडी इट हैड कवर्ड 30 डिग्री, इसके बाद आई एम ऑब्जर्विंग द एक्सपेरिमेंट. सो +30 आपको हर बार शो करना पड़ेगा क्योंकि ये +30 हमेशा एग्जिस्ट करेगा बिकॉज इनिशियली उसने 30 कवर किया था. समझा? यस मैम. या ओके, लेट्स मूव अहेड विद अ न्यू टॉपिक. एंगुलर वेव नंबर. वेव नंबर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट डिस्टेंस. पर यूनिट डिस्टेंस में कितने वेव्स कंक्लूड हो रहा है. सो एंगुलर वेव नंबर इज रिलेटेड टू एंगल कवर्ड बाय द वेव इन अ यूनिट डिस्टेंस. दैट्स ऑल. Angle covered by the total wave in a unit distance gives you the angular wave number. That is given by 2 pi by lambda. And your angular wave number only depends on lambda. That's why it is a constant value. एक fixed lambda के लिए k की value constant होती है. Okay, let's move ahead with the speed of a transverse wave. इसके बाद if time permits, I'll take oral. No one will leave, बिकॉज होस्ट आर ऑब्जर्विंग. अगर आप लीव करोगे मैं डायरेक्टली नाम एमबीसी सर के पास भेज दूंगी, फिर वो आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक ओरल टुडे. आप लीव करने की कोशिश मत करना. नेटवर्क इशू है ये वो प्रॉब्लम्स मत बताना, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पहले बता दो. बाद में अगर आप बता के लीव होने के बाद अगर कल ये कंक्लूजन मिला तो एमबीसी सर नहीं सुनेंगे ये बातें. सो प्लीज मेक इट क्लियर. स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव. बोलो बोलो. मिस मेरा कनेक्शन बीच बीच में लो होता है, तो मतलब नेटवर्क कनेक्शन जाता है तो फिर मैं लीव होके फिर से ज्वाइन होती हूँ. हाँ, आप ज्वाइन हो रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट है. आपको ज्वाइन रहना है. That is what is the part I am saying. So first से last host are observing you कि what you are doing. So अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो that is different thing. But end में ही अचानक से हो गया तो that we cannot afford. तो उसके बाद फिर वो आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे, आप लोग डील कर लेना. Okay, speed of a transverse wave. Now, this speed of a transverse wave is determined by restoring force in the medium.
आपके मीडियम का जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, अब ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या है वो समझो कि व्हाट डज दिस रेस्टोरिंग फोर्स मींस. ओके, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन. एक रबर लो, टेक वन रबर और उसको स्ट्रेच करो, स्ट्रेच इट. अब होगा क्या, जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे वो बढ़ जाएगा, बट जैसे आप अपना हाथ रिमूव कर लेते हो, जैसे आप अपने हाथ को हटा देते हो, वापस से वो रबर क्या होता है, व्हाट डज दैट रबर डू, अपने व्हाट डज पोजीशन में दैट रबर रिटर्न आ डू, जाता है, ओरिजिनल वो पोजीशन अपने Original इनिशियल position पोजीशन में में आता है। रिटर्न आ जाता है. अब वो जो आपको पता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज खुद से नहीं हो सकती, सम ऑलवेज सम रीजन इज देयर. Force. मैंने आपको पहले ही कहा कि whatever you say, अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो भी उसके ऊपर उसके पास वैलिड रीजन है, अगर वो क्वेश्चन राइट है तो भी उसके पास एक वैलिड रीजन है. ओके, now when I say that कि this rubber is coming to its initial position, ये जो काम ये रबर करता है ये अपने रेस्टोरिंग फोर्स के हेल्प से करता है. ये जो चीजें हैं ये रेस्टोरिंग फोर्स के हेल्प से करता है. अब अगर ये रबर को मैंने स्ट्रेच किया और ये अपनी जगह पे वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट एबल टू रेस्टोर द फोर्स. जितना फोर्स उसको रेस्टोर करना चाहिए था उतना वो रेस्टोर नहीं कर पा रहा है. अब आपको पहले ही पता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, कीप इट इन माइंड. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मली ट्रांसवर्स वेव. सिंपल सा फंडा है कि पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग. जब वाटर वेव्स मूव हो रहे हैं, वेव्स आर मूविंग थ्रू इट, पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग, और पार्टिकल एक बार ऑसिलेट करके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ रहे हैं. अगेन पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग, अगेन वो मीन पोजीशन पे आ रहे हैं. तो इनका जो स्पीड होता है, आपका वेव का जो स्पीड होता है वो पूरी तरीके से सिंस दे आर आल्सो बिहेविंग, दे आर हैविंग, दिस मीडियम इज हैविंग एन इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो ये पूरी तरीके से कि आपका कितना जल्दी आगे भागने वाला है, उसका स्पीड क्या होने वाला है, वो पूरी तरीके से मीडियम के रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है कि आपका मीडियम का रिस्टोरिंग फोर्स कितना है. फॉर एग्जांपल, एक एनर्जी आई, इस पार्टिकल को, इस मीडियम को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये मीडियम ऑसिलेट होने लगा, ऑसिलेट होने के बाद इसके पास इतना रिस्टोरिंग फोर्स आना चाहिए. एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम स्टॉपिंग द वीडियो. प्रतिभा मैम, आर यू देयर? प्रतिभा मैम और माधुरी मैम, आर यू देयर? हाँ, क्या हुआ? ये किलर गेमिंग कौन है, जरा जल्दी ऑब्जर्व कीजिए. तो ओम चौहान है. ओम चौहान, माइक ऑन करो जरा. ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो जो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है उसका स्पीड पूरी तरीके से रेस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है कि आपके मीडियम का रेस्टोरिंग फोर्स कितना है. वो फटाफट जैसे ही वेव आगे पास हुआ, अगेन व्हाट विल हैपन, ये वेव, ये जो पार्टिकल है वापस इनिशियल पोजीशन पे आएगा, सेकेंड जो वेव आगे आने वाला है उसको अलाउ करेगा, उसको अपने अंदर रिस्टोर करेगा एंड देन आगे पास करेगा. सो एक बार वो डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टर्ब होने के बाद कितना जल्दी वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है फॉर कंटिन्यूअस व्हाट वी कैन से कंटिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, वो इंपॉर्टेंट है. सो आपका ट्रांसवर्स वेव का रेस्टोरिंग फोर्स, मीडियम का रेस्टोरिंग फोर्स डिसाइड करता है कि आपके ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी. दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मीडियम. कि फटाक से आपका मीडियम जो है वो वहां से उसने वेव पास किया, वो अपनी जगह से डिफॉर्म हुआ, अपनी जगह से मूव हुआ, वापस से वो बैक अपनी इनिशियल पोजीशन पे गया, सो दैट नेक्स्ट जो वेव आ रहा है वो उसको आगे अलाउ करे पास करने के लिए. ऐसा नहीं है कि पहले वाले ने डिस्टर्ब कर दिया तो वो कहीं पर जाकर पड़ा है एंड सेकंड वाले वेव के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए वो इनिशियल जगह पे आया ही नहीं वापस स्टोर करने के लिए एनर्जी. सो योर मीडियम शुड हैव क्वाइट इनफ रेस्टोरिंग फोर्स, और वेव की पूरी तरीके से स्पीड जो है वो आपके मीडियम की ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये इसकी ताकत डिसाइड करती है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मीडियम कौन सा होगा? बोलो. मीडियम कौन सा? मीडियम कैन बी एनीथिंग. ये ट्रांसवर्स वेव है ना, मिस ट्रांसवर्स वेव, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव. आपको पता है ट्रांसवर्स वेव का ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मीडियम कैन बी एनीथिंग, बट ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली पास थ्रू द सॉलिड गैस एंड लिक्विड. सॉलिड के थ्रू पास होता है. ये लिक्विड और Yes. गैस के थ्रू ये पास नहीं ही पास नहीं होता होते.
Okay, Miss- so I am simply talking about transverse wave means I am talking about a solid particle. बोलो. मिस वो मतलब जैसे आपने रबर का एग्जांपल बताया तो उसको खींचा तो फिर से वो जगह पे आ जाता है, तो वही ना रेस्टोरिंग फोर्स. वही है रेस्टोरिंग फोर्स, जिसके हेल्प से वो अपनी जगह पे आ जाता है. हाँ, तो मिस Same. पार्टिकल का क्या बोला, नहीं समझ में आया फिर. सिंपल सा फंडा है. पार्टिकल का भी मैं वही बोल रही हूँ कि अगर एक सॉलिड पार्टिकल है, दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, ये आपका एक पर्टिकुलरली सॉलिड पार्टिकल है. आपको जब आप अपने दीवार को ऑब्जर्व करते हो, जब आप अपने वॉल को ऑब्जर्व करते हो, आपको ऐसा लगता है कि इट इज अ ट्रेस, बट वॉल के हर छोटे छोटे पार्टिकल्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहे होते हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा एक वेव गया, वेव एंटर्ड, ये पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग. वाइब्रेटिंग होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहीं पे अटक गया. उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स को रिस्टोर करने की ताकत होनी चाहिए कि जैसे ही मेरा वेव आगे गया, एक बार वेव ने डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्ब हुआ, अब जैसे ही मेरा वेव आगे गया, वापस से ये जो पार्टिकल है जो ऊपर की तरफ गया था वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाना चाहिए कि जो आगे की वेव है वो भी अंदर की तरफ पास हो सके. सो दिस ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, बट दे शुड हैव दैट, दिस मीडियम शुड हैव दैट कैपेबिलिटी कि एक बार वेव आगे पास हुआ तो दे शुड कम टू द इनिशियल पोजीशन सो दैट आगे के और जो वेव्स अंदर एंटर करने वाले हैं दे कुड इजीली पास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार डिस्टर्ब हो गया, ऊपर जाके अटक गया तो अटक ही गया, अब दूसरे वेव के लिए जगह ही नहीं है कि कौन उसको पास करेगा आगे की तरफ. सो दे शुड हैव दैट रेस्टोरिंग पावर कि ठीक है, वेव ने एक बार डिफॉर्म किया, वो अपनी जगह से हिला, वाइब्रेट हुआ और वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाना चाहिए. तो ये वेव की स्पीड पूरी तरीके से जिस मीडियम में वो जा रहा है उस मीडियम के रेस्टोरिंग फोर्स की ताकत पर होती है कि उसका रेस्टोरिंग फोर्स कितना अच्छा है कि वो फटाक से जैसे ही वेव ने इस पे स्ट्राइक किया, वाइब्रेट हुआ, वेव आगे पास हुआ. अगेन सेकेंड पार्ट के लिए अब ये वेव आगे गया, ये वाले पार्ट के लिए अगेन दिस पार्टिकल इज अवेलेबल टू ट्रांसफर द वेव. ओके, सो रेस्टोरिंग फोर्स इज सिंपली जो हेल्प करता है आपके पार्टिकल को ऑसिलेट करते वक्त वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए या इनिशियल शेप में आने के लिए. तो पार्टिकल के पास ये रेस्टोरिंग फोर्स की ताकत होनी चाहिए. Somewhere you can say that restoring force and elastic property are somewhere connected to each other. That is true. Of course, ये सच है कि elastic property and restoring force are somewhere connected with each other. आप बोलते हो कि ये अच्छा एक रबर है. When you say that इसका elasticity अच्छा है या इसकी elastic property अच्छी है, इसका मतलब यही है कि उसका restoring force अच्छा है कि आप उसको कितना भी खींच रहे हो, उसके restoring force के अंदर इतनी ताकत है कि वापस उसको वो इनिशियली शेप में लेकर आ रहा है. So when you say कि elastic property अच्छी है, it means that कि उसकी restoring force के रिस्टोर करने की जो ताकत है, उसकी जो रेस्टोरिंग फोर्स है, उसको जो फोर्स स्टोर करने की ताकत है कि वापस वो अपने इनिशियल शेप में आए, वो चीज, वो क्वालिटी अच्छी है. समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? मैम टोटली सेम नहीं है ना? टोटली सेम नहीं है, दे बोथ आर कनेक्टेड. एक की वजह से दूसरा है ऐसा बोल सकते हैं. इलास्टिक प्रॉपर्टी जब आप बोल रहे हो तो इट इज बिकॉज ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं. समझ में आया? सो इट्स अ क्वालिटी. इलास्टिक प्रॉपर्टी जब हम बोल रहे हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी इट्स अ क्वालिटी. अब आप प्लास्टिक लो, टेक अ प्लास्टिक, उसके अंदर भी रेस्टोरिंग फोर्स होता है, बट एक टाइम के बाद जब आप प्लास्टिक को बहुत ज्यादा खींच देते हो तो वापस वो अपनी पोजीशन पे नहीं आता, तो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स रिस्टोर करने की ताकत कम होती है. सो रेस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है बट कम करता है. तो रेस्टोरिंग फोर्स को ही इलास्टिसिटी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते. हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी कम है, इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है, इस टर्म में आप बात कर सकते हो कि रेस्टोरिंग फोर्स कम है मतलब इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी कम है, ऐसा भी बोल सकते हो. बट बोथ ऑफ देम सेम मीनिंग ऐसा नहीं बोल सकते. बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड, प्योरली कनेक्टेड. श्योर? समझा व्हाट आई सेड? इलास्टिसिटी is a property of a material. Restoring force is responsible for elasticity and plasticity. अगर इलास्टिसिटी अच्छी है मतलब रेस्टोरिंग फोर्स अच्छा है. अगर इलास्टिसिटी वीक है इसका मतलब यह है कि रेस्टोरिंग फोर्स, उसके अंदर फोर्स रिस्टोर करने की ताकत नहीं है, वो कम है, मींस इसके पास प्लास्टिक बिहेवियर है. सो इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टी ये तो प्रॉपर्टी है. समझा? सो वही मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टिकल के पास जिस मीडियम में भी आपका वेव आगे पास होने वाला है उस मीडियम के पास रिस्टोर होने की जो ताकत है वो अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपका वेव आगे जल्दी जल्दी पास होगा. कि एक बार वेव फर्स्ट पार्ट वेव का आगे गया, वापस से पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया सेकंड पार्ट को भेजने के लिए, फिर वो वाइब्रेट हुआ, वो पार्ट आगे गया, फिर वापस से वो अवेलेबल होना चाहिए थर्ड के लिए. सो इस तरीके से
जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो प्रोपगेशन होगा वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, वो फटाफट होगा। तो इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि आपके ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है वो रिस्टोरिंग फोर्स, मीडियम के रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम का रिस्टोरिंग फोर्स, कि आपका मीडियम के पास कितनी ताकत है बार बार रिस्टोर करके वेव को आगे पास करने की। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? कुछ समझा? मीनिंग समझा क्या बोल रही हूँ मैं? यस समझा। यस नाउ मिस ये सब जो आपने बोला अभी वही ना जो मैंने डाउट पूछा था कि पार्टिकल का आगे बढ़ने के लिए वो वेव मतलब ये करता है डिफॉर्मिंग फोर्स, फिर उसके बाद वो जगह पे आ जाता है। एग्जैक्टली करेक्ट। वो पार्टिकल को वापस अपने इनिशियल जगह पर आना चाहिए सेकंड पार्ट को आगे भगाने के लिए। तो वो जितनी जल्दी फटाफट अपनी जगह पे आएगा वेव के निकलते ही, आपका वेव बाकी के वेव के पार्ट को भी जल्दी जल्दी जाने में हेल्प मिलेगा। समझा? हाँ यस मिस। मतलब जितना ज्यादा जल्दी आएगा नाउ लेट्स गो विद द सेकंड। जो स्ट्रिंग पे बनने वाली वेव होती है, द वेव ऑन अ स्ट्रिंग, जो आपकी स्ट्रिंग पे वेव बनती है, फॉर एग्जांपल थ्रेड पे जो वेव बनती है, दिस ऑल वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, दे आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आपके स्ट्रिंग पे बनने वाली वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जांपल आपने एक साइड में आपने एक स्ट्रिंग लगाया एंड यू आर ऑसिलेटिंग इट, तो वो ऐसा कुछ कभी आपने ट्राई किया होगा बचपन में। यहाँ पर कहीं पर आप ज्वाइन कर लो और यहाँ से एक थ्रेड है, उसको आप ऑसिलेट करो, आपको ऐसा कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। पार्टिकल ऐसा ऊपर नीचे, ये पार्टिकल जो आपका स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ चला गया, बट एनर्जी जो वेव की है वो सीधी जा रही है। सो द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज अ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि एनर्जी आगे की तरफ पास होती है और जो आपका स्ट्रिंग होता है वो ऊपर की तरफ ऑसिलेट होता है। ऑब्जर्व किया है कभी ये चीज करके, ट्राई किया है? यस हाँ मैम, वो अप एंड डाउन। मैम पर वो वेव वापस नहीं आता है ना? नहीं, वो एक बार गया, सो उसके बाद वो दीवार में see that is again a different condition. I'm not going to कि वो वापस आता है कि नहीं आता है। I'm not coming to reflection. Okay, बोलो। रिस्टोरिंग फोर्स वापस एक बार रिपीट करो ना, मेरा नेट का प्रॉब्लम था। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है सिर्फ ये वो फोर्स होता है जो आपको अपने इनिशियल शेप को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। मीडियम के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपका वेव का स्पीड फास्ट हो, अगर वो मीडियम अपने आप को रिस्टोर नहीं करेगा तो वो सेकेंड पार्ट ऑफ द वेव के लिए रेडी नहीं रहेगा। तो एक बार उसका वेव आगे चला गया तो वापस से उसको अपने इनिशियल पोजीशन पे आगे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड पार्ट को वो आगे भेजना है। तो अगर आपको चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड अच्छी हो तो इट शुड हैव अ गुड रेस्टोरिंग फोर्स। उसके अंदर अपने आप को रिस्टोर करने की ताकत होनी चाहिए कि एक बार वेव आया, उसको धक्का मारा, वो ऑसिलेट हो रहा है, वेव आगे निकल गया, थोड़े टाइम के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए और सेकंड पार्ट को ले जाने के लिए, सेकंड पार्ट का डिफॉर्मिंग फोर्स को अपने अंदर लेने के लिए वो रेडी हो जाए। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। जितना वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज अ ट्रांसवर्स वेव। आपका जो स्ट्रिंग, यस मैम जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा उतना ज्यादा स्पीड रहेगा ना वेव का? एग्जैक्टली बार बार पार्टिकल रेडी हो जा रहा है ना वेव को आपके वेव को आगे पास करने के लिए। अगेन एंड अगेन इट इज बीइंग रेडिंग कि ठीक है भाई, एक गया, वापस वो वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होकर वापस अपनी जगह पे आ गया, फिर दूसरा आया, वाइब्रेट हुआ, जैसे ही वो आगे गया वापस वो अपनी जगह पे आ गया, तुरंत तीसरा आ गया, क्योंकि स्पीड ऑफ अ वेव इज वेरी हाई। तो आपके पार्टिकल के पास भी उतना स्पीड होना चाहिए कि वो फटाफट रिस्टोर होकर अपनी जगह पे आके उस वेव को आगे जाने में हेल्प करे। And here I'm not talking about electromagnetic wave. Keep it in mind. Electromagnetic wave का पंडा ही अलग है. I'm talking about transverse wave which are mechanical in nature. मिस Okay. मिस Yes. स्ट्रिंग का क्या है? स्ट्रिंग में कैसे होता है? अब ऑब्जर्व, स्ट्रिंग में कैसे होता है मतलब आपने कभी ट्राई नहीं किया है? बचपन में कभी खेला नहीं है स्ट्रिंग से? मिस एक साइड खेला है। स्ट्रिंग बांधकर उसको कभी एक साइड हाँ, स्ट्रिंग बांधकर वाइब्रेट उसको होता है कभी मिस वो। आपने वाइब्रेट होता है, तो वो ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ वाइब्रेशन होता है ना उसका। हाँ आया नहीं? यहाँ से आपने हाँ। पकड़ के उसको वाइब्रेट किया तो यहाँ पर देखो पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। यहाँ पे पार्टिकल नीचे की तरफ, और एनर्जी कैसे जा रही है? ऐसा आगे की तरफ। सो दोनों के बीच में कितना एंगल है? हाउ मच एंगल इज 90। देयर? तो ये ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट काइंड ऑफ वेव इट इज? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव्स। सो जो आप गेम में जो आप स्ट्रिंग पे वेव बनाते हो ना, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि उसमें पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं और जो उसके अंदर एनर्जी अपने पास की होती है वो एनर्जी सीधे सीधे आगे की तरफ निकल जाती है। सो वाइब्रेशन और प्रोपगेशन के बीच में 90 डिग्री बनता है, इसलिए स्ट्रिंग पर जो वेव बनता है इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है? यस मिस। यस नाउ
थर्ड पॉइंट, स्ट्रिंग में अगेन अ न्यू टर्म आई एम यूजिंग, स्ट्रिंग में ये जो रेस्टोरिंग फोर्स की ताकत है कि भाई आपने वेव जनरेट किया, यहाँ से आपने वेव जनरेट किया, वेव जनरेट हुई, एक बार ये एनर्जी आगे चली गई, आपका जो स्ट्रिंग है वो वापस नीचे आ जाता है, इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फिर आप यहाँ से एनर्जी देते हो, फिर ये ऐसा बनता है, फिर आप एनर्जी देते हो, फिर ये ऐसा बनता है। इट सिंपली मीन्स कि आपका जो स्ट्रिंग है उसके अंदर भी रेस्टोरिंग फोर्स है। जैसे ही वेव आगे चला गया है ना, वेव आगे की तरफ बढ़ गया, वापस से आपका जो भी आपने स्ट्रिंग यूज की हुई है वो मीन पोजीशन पे सीधी आकर खड़ी हो जाती है। मींस इवन इट हैव अ रेस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पर जो रेस्टोरिंग फोर्स का काम है वो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टर्म यूज करते हैं फॉर रेस्टोरिंग फोर्स। अब ये तुम्हारा दिमाग वाला टेंशन नहीं है। रेस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्ट्रिंग को वापस मेन पोजीशन पे। अगर आपका जो स्ट्रिंग है उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स की ताकत ज्यादा है तो जैसे ही वेव आगे जाएगा वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जैसे ही वेव आगे जाएगा वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अगर टेंशन ज्यादा है स्ट्रिंग के अंदर, अगर रेस्टोरिंग फोर्स स्टोर करने की ताकत ज्यादा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो वो बहुत देर तक इस पोजीशन में नहीं रुका रहेगा, फटाफट वो वापस मेन पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? कुछ समझा मैं क्या बोली लास्ट में? फोर्स को ही मतलब बदल दिया है ना टेंशन के साथ में। यस। सो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रेस्टोरिंग फोर्स के लिए उसको हम टेंशन बोलते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वी कॉल इट एज टेंशन। ओके, नाउ यस मिस। हियर एवरीवन, सेकंड जो लास्ट पॉइंट है आज के लिए, आपका जो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड है, मैंने आपको 3 चीजें समझाई हैं अभी तक में कि ट्रांसवर्स वेव का स्पीड सबसे पहली बात मीडियम के रेस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल ऑसिलेट हुआ, ऊपर की तरफ वाइब्रेट हुआ, एक बार वेव आगे चला गया, उसको वापस अपने मेन पोजीशन पे आ जाना चाहिए। इतना अच्छा रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। जितना अच्छा रेस्टोर करने की ताकत होगी अपने इनिशियल पोजीशन को, उतना जल्दी वेव आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। दूसरी बात मैंने कही कि स्ट्रिंग में जो वेव हम बनाते हैं इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। थर्ड आई सेड कि रेस्टोरिंग फोर्स का काम इन अ स्ट्रिंग टेंशन करता है। वी से जो काम रेस्टोरिंग फोर्स का है उसी चीज को हम टेंशन से डिफाइन करते हैं इनसाइड द स्ट्रिंग। एंड द लास्ट पार्ट, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव आल्सो डिपेंड्स ऑन लीनियर मास डेंसिटी। समझाती हूँ ये क्या है, आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। लीनियर मास डेंसिटी, इसका मीनिंग समझाती हूँ कि व्हाट डज दैट मीन, कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है। सो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब पता है आपको? व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज मास डेंसिटी? पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हो, व्हेन यू से डेंसिटी यू सिंपली से मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है ना, इट्स अ स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात नहीं करते, यहाँ पर हम लीनियर मतलब इन वन डायमेंशनल टर्म में बात करते हैं। सो इस लीनियर मास में, इस इतने पार्ट में कितना मास अवेलेबल है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। सो स्ट्रिंग के टर्म्स में वी डोंट टॉक इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ लीनियर कंडीशन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, व्हेन लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज अ स्ट्रिंग। तो अगर वहीं पे क्यूब होता तो हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, अगर एरिया होता तो मास पर यूनिट एरिया बोलते हैं, अगर एक लाइन है, एक सिंगल लाइन है, तो वी से इट इज मास पर यूनिट लेंथ, इट इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ। वेव किधर हो रहा है? वेव तो हो रहा ही नहीं है। डज इट मीन कोई फर्क पड़ता है? फिलहाल में वेव तो का बात हो चुका, मैं आपको बता रही हूँ कि लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है। व्हाट डज दिस लीनियर मास डेंसिटी मीन्स? मैंने आपको बोला कि लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास अवेलेबल है। मास इन अ यूनिट लेंथ गिव्स यू द लीनियर मास डेंसिटी, मास इन अ यूनिट वॉल्यूम गिव यू द वॉल्यूम डेंसिटी, मास इन अ यूनिट एरिया गिव यू द एरियल डेंसिटी। तो ये डेंसिटी भी अलग अलग टाइप की होती है। जब आप लेंथ के टर्म में बात करते हो, मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। जब आप एरिया के टर्म्स में बात करते हो, दैट इज एरियल डेंसिटी। और जो नॉर्मली आपने पढ़ा है, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? यस। समझा? यस।
So since here we are talking about a string, हम string के term में बात करें तो हमको पता है string is a straight line, it is linear in shape. Somewhere it is cylindrical in shape. Let's take it कि वो बहुत पतला है तो it is linear in shape. So it is when it is linear in shape और वहां पे जब हम density की बात करते हैं तो वो we say that mass per unit length consider करते हैं. So in a string आपका speed आपका जो speed है string के अंदर जो speed है wave का that depends on this mass per unit length कि एक unit length में कितना mass है that defines the linear mass density. जैसे आपने normally density पढ़ा है mass per unit volume, तो वैसे ही जब आप length के terms में density निकालते हो एक unit length का जब आप density निकालते हो you say it is linear mass density. तो समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? कुछ क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. हाँ या ना? Yes. Yes. Okay. Yes. So हमने 4 चीजें आज पढ़ी है. I'm revising those things for your transfer speed and then we will stop. पहला मैंने कहा कि आपका ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड होता है वो मीडियम के रेस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है.